हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पिछले एक दो दिनों से हमें काफी बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है मार्केट के अंदर। ज्यादा तेजी तो नहीं कह सकते, बट इतनी ज्यादा गिरावट आई है उसके अंदर, इतनी हल्की सी भी तेजी जो है हमें बहुत ज्यादा रिलीफ देती है। तो कल मार्केट के अंदर तेजी थी, आज भी थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। आज का हाल तो हम शाम वाली वीडियो के अंदर देखेंगे, बट अभी कल का हाल जान लेते हैं, क्योंकि कल मैं अपडेट नहीं कर पाया था क्योंकि अभी ऑफिस वगैरह का काम भी चल रहा है। तो सेंसेक्स को अगर देखें तो लगभग 1% की तेजी सेंसेक्स के अंदर देखने को मिली थी। लगभग 700 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स चढ़ा था। निफ्टी के अंदर 1.15% की तेजी थी। लगभग 254 पॉइंट निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली थी। बैंक निफ्टी लगभग आधा परसेंट, 244 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स 2.42%, 1160 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स चढ़ा था, काफी अच्छी बात है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.96%, लगभग 3% के आसपास तेजी, लगभग 400 पॉइंट्स स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर तेजी देखने को मिली है। तो ये जो सारे इंडेक्स है लगभग सभी में बढ़िया तेजी देखने को मिली है। स्पेशली मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में ज्यादा तेजी है। तो इस तेजी के पीछे का कारण क्या है, और ये क्या तेजी जो है अब परमानेंट रहेगी, अब आगे गिरावट नहीं होगी, तो उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो के अंदर। उसके अलावा सबसे पहले एक आईजीआईएल का जो शेयर है उसको लेकर बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं। इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट का जो शेयर है जिसका आईपीओ अभी आया था, उसके अंदर गिरावट क्यों है? क्योंकि इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, बट गिरावट क्यों है? तो देखिए, सबसे पहली चीज जान लीजिए, देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, फाइनेंशियली वगैरह स्ट्रांग है कंपनी। बट अभी एक नई दिक्कत सामने आई है। तो अगर ओवरऑल अगर आप इसकी होल्डिंग देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है 76.55%, काफी अच्छी होल्डिंग है। प्रमोटर के पास अच्छा स्टेक है। 75% मिनिमम, मतलब मेरे हिसाब से होनी ही चाहिए। तो 76.55% है, काफी अच्छी बात है। बाकी अदर्स जो म्यूचुअल फंड है, एफआईआईज है, पब्लिक के पास बाकी होल्डिंग है। तो अभी इस क्वार्टर के अंदर क्या हुआ कि आईजीआईएल के जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो होल्डिंग है पूरी की पूरी प्लेज कर दी गई। प्लेज मतलब होता है गिरवी रखना। ये गिरवी क्यों रखते हैं? गिरवी इसीलिए रखते हैं, कभी पैसों की जरूरत पड़ जाए, कैपिटल की जरूरत पड़ जाए, तो क्या है कि शेयर वगैरह गिरवी रख के लोन लिया जा सकता है, पैसों की कमी पूरी की जा सकती है, इसीलिए गिरवी रखते हैं। बट ये जो प्रमोटर की होल्डिंग गिरवी रखी है, इससे रिस्क भी बढ़ता है। भाई, हमारे पास हमारा घर हो, उसको हम एक ही घर हो हमारे पास, उसको पूरा का पूरा दाव पे लगा दें, गिरवी रख दें, फिर लोन लें, तो रिस्क तो रहेगा ही नहीं। भाई हाँ, हम धीरे धीरे करके लोन चुकाएंगे तो घर फ्री हो जाएगा, बट रिस्क भी उसके साथ बना रहता है। इसी कारण, अनिश्चितता के कारण शेयर के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली है। अभी ऑल टाइम हाई से देखिए, 642 ऑल टाइम हाई था, उससे लगभग 40% के आसपास जैसी गिरावट है। और आईपीओ का जो प्राइस था उससे भी नीचे आ गया था, लगभग 318 इसने लो बनाया था। तो ये है अभी इसकी गिरावट का कारण। भी बाकी ओवरऑल देखिए, कंपनी तो ठीक है, बट ये प्लेज जो किए हैं इससे रिस्क तो बना रहेगा ही। बाकी और भी डिटेल्स मैं प्रोवाइड करवाऊंगा इस शेयर के बारे में, प्लेज वगैरह क्यों किया गया है, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई। बाकी सारी जानकारी भी अगली वीडियोस में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जानते हैं तेजी का कारण, और ये क्या तेजी परमानेंट बनी रहेगी, और अपकमिंग आईपीओ वगैरह के बारे में भी जानते हैं। और देखिए, अभी इस टाइम मार्केट क्रैश और अप्स एंड डाउन से सभी लोग परेशान हैं, बट ये एक मौका होता है क्योंकि इस टाइम क्वालिटी स्टॉक्स लोअर लेवल पर होते हैं, और इस टाइम ऑप्शंस ट्रेडर्स को हेजिंग से अपना लॉस मिनिमाइज करना भी जरूरी है। तो उसके लिए हेल्पफुल ऐप है यूनिवेस्ट। यहाँ यूनि रिसर्च से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है, आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशंस, इक्विटी, एफएनओ, कमोडिटीज की रिकमेंडेशंस के साथ साथ कब बाय करना है, कब सेल करना है, टारगेट के साथ आपको जानकारी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और यूनिवेस्ट ऐप पर मिल जाती है। और आपका पोर्टफोलियो यूनिवेस्ट ऐप के साथ लिंक करने पर फ्री एआई बेस्ड इनसाइट्स मिलते हैं, जिसमें आप बैड इन्वेस्टमेंट से एग्जिट और गुड इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा पाओगे। और यहाँ पर 40 लाख प्लस यूजर्स का ट्रस्ट है, जो कि इसको बनाता है इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक रिकमेंडेशन प्लेटफॉर्म। और ईटी से इसको नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का अवार्ड भी मिला है। और इनके जो सब्सक्रिप्शन प्लान है 183 रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। तो यूनिवेस्ट ऐप की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर प्रोवाइड करवा दी है। लिंक से ऐप डाउनलोड करने पर आपको 3 फ्री रिकमेंडेशंस और सब्सक्रिप्शन प्लान पर 80% तक का डिस्काउंट मिल जाता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो अब तेजी का कारण, और क्या ये तेजी परमानेंट बनी रहेगी? तो देखिए, एफआईएस की अभी तक सेलिंग बरकरार है। 5 मार्च तक एफआईएस ने सेलिंग की है 2800 करोड़ रुपए के आसपास की, कल की तारीख में सेलिंग हुई है। और डीआईएस ने 3300 करोड़ रुपए के आसपास बाइंग की है। तो देखिए, एफआईएस की सेलिंग जब तक नहीं रुकेगी तब तक थोड़ा रिस्क तो बना हुआ ही है। अभी जो तेजी आई है रिसेंटली, मतलब एक शॉर्ट टर्म की आप तेजी कह सकते हैं, उसके पीछे का एक छोटा मोटा कारण जान सकते हैं। बाकी देखिए, कोई पर्टिकुलर कारण नहीं होता एक, हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी देखिए, ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था मैक्सिको, कनाडा और चाइना पर, तो अभी ऐसे संकेत आ रहे हैं कि वापस ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है कि ट्रंप जो है, जो टैरिफ थोड़ा सा कम कर सकते हैं, थोड़ा रिलीफ दे सकते हैं कनाडा, चाइना और मैक्सिको को।
अदर कंट्रीज पर भी अभी टैरिफ लगेंगे, बट उसमें थोड़ा सा टाइम है, अप्रैल तक मुझे लगता है वो लगने शुरू होंगे। तब तक के लिए अभी चाइना, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए हैं। तो वो टैरिफ थोड़े ज्यादा थे, 25%, 10% के आसपास थे। तो अब उसमें थोड़ी सी रिलीफ देने को कह रहे हैं, इस कारण भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। दूसरी चीज ये है कि जो अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर, तो वहां से जो चीजें आती है अमेरिका के अंदर, अब वहां पर टैरिफ लगाया है, तो कनाडा वाली चीजें, मैक्सिको वाली जो चीजें हैं और चाइना वाली चीजें, वो क्या है कि लोगों को महंगी मिलेगी, या जो भी होलसेलर है, जो भी स्टॉक रख रहे हैं, उनको महंगी मिलेगी, तो आगे भी उनको महंगी ही बेचनी पड़ेगी। तो ये चीजें अगर मार्केट में महंगी मिलेगी तो ओवरऑल जो सेल है उनकी कम ही होगी, डाउन हो जाएगी। तो इससे क्या होगी, जो दूसरे देश हैं, दूसरे देशों से वही जो सामान आता होगा, तो वो क्या है कि इन तीनों देशों के कंपैरिजन में सस्ता मिलेगा, मतलब कनाडा, मैक्सिको, चाइना के कंपैरिजन में सस्ता मिलेगा, तो लोग क्या है कि उसको ट्राई करेंगे। उससे क्या है कि दूसरे देशों की सेल बढ़ेगी। तो इसके अंदर इनडायरेक्टली कहें या डायरेक्टली कहें तो इंडिया को भी थोड़ा बहुत फायदा मिल सकता है। वो मिल सकता है इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर। इंडिया के जो एक्सपोर्ट होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स वगैरह है, मशीन टूल्स हैं, फिर टेक्सटाइल्स मतलब जो कपड़ा है, केमिकल है, फिर उसके अलावा लेदर है। तो ये जो एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर, उनको बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि चाइना, कनाडा और मैक्सिको की चीजें थोड़ी महंगी मिलेगी, उसके कंपैरिजन में इंडिया की चीजें थोड़ी सस्ती होगी। तो उससे क्या होगा कि ये एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, तो इसके कारण भी हल्की फुल्की तेजी आप मान सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए तेजी है, मुझे लगता है परमानेंट तेजी नहीं है, क्योंकि वापस अभी चाइना, कनाडा और मैक्सिको भी एक्शन के अंदर आ गए हैं। तो ओवरऑल जो नुकसान किसको होना है, वो यूएस की पब्लिक को होना है। हाँ, दूसरे देश थोड़ा बहुत फायदा उठाएंगे या वो थोड़ा बहुत उनको नुकसान होगा। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेजी के पीछे कुछ कारण हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अब ओवरऑल अगर आप देखते हैं, ओवरऑल नुकसान किसको है, ज्यादातर यूएस की पब्लिक को है। अगर यूएस टैरिफ ज्यादा लगाता है तो वापस दूसरे देश भी लगाएंगे, तो यूएस की पब्लिक को ये चीजें महंगी मिलने वाली है। और दूसरे देश अगर टैरिफ लगाते हैं तो यूएस की जो सेलिंग है, जो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी कम हो जाएगा। तो इससे ओवरऑल इकोनॉमिकली नुकसान यूएस को ही जा रहा है और यूएस की पब्लिक को जा रहा है। हाँ, यूएस एक बड़ा मार्केट है, हर देश से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, इस कारण यूएस इम्पैक्ट तो डालता ही है। तो अभी जो ये रिकवरी आई है, क्या ये रिकवरी लगातार बनी रहेगी? तो देखिए, अभी ऐसे तो संकेत नजर नहीं आ रहे कि ये रिकवरी जो है लगातार बनी रहेगी। उसका रीजन ये है कि अभी अमेरिका ने टैरिफ्स लगाए हैं, तो चाइना, कनाडा, मैक्सिको भी वापस एक्शन के अंदर आ गए हैं। तो ये क्या है कि टैरिफ वॉर को बढ़ावा देगा। और अप्रैल के अंदर भी इंडिया के अंदर भी टैरिफ लगने वाले हैं, इंडिया पर भी और अदर कंट्रीज पर भी लगेंगे। तो क्या होगा कि दूसरे देश भी वापस कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, तो टैरिफ वॉर बढ़ेगा, लोगों को चीजें महंगी मिलना शुरू होगी। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल मतलब ग्लोबली नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो जो संकेत है वो ज्यादा अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये तेजी जो है परमानेंट नहीं रह सकती है। मतलब ये मैं पर्सनल मानना है, गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ। तो मुझे लगता है अभी भी हमें संभल के चलने की जरूरत है। हो सकता है कि भाई आने वाले टाइम में हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की तेजी, एक थोड़ा ट्रैप टाइप का हो, बाद में लोग वापस एंटर कर जाएं, फिर वापस हमें गिरावट देखने को मिले, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। बाकी परमानेंट चीज कुछ नहीं है भाई, मार्केट को तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ये अंदाजा ही हम लगा रहे हैं। बाकी एक चीज और देखिए कि भी एफ लगातार सेल कर रहे हैं। 5 मार्च को भी एफ ने सेल किया है, और आज 6 मार्च का भी डेटा मैं शाम को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लगातार सेलिंग हो रही है। जब तक एफ पूर्ण तरीके से लौट के नहीं आते, 1-2 दिन के लिए नहीं, 15 दिन, महीना भर लगातार एफ बाय नहीं करते हैं, तब तक मुझे लगता है मार्केट में रौनक लौटने की संभावनाएं थोड़ी कम है। तो ये सारे संकेत अभी वीक हैं। आने वाले टाइम के लिए मार्च अप्रैल थोड़ा वीक ही नजर आ रहा है। हाँ, कुछ तेजी आती है तो अच्छी बात है, लोगों के लिए बेनिफिट है। तो ये चीज है। बाकी देखिए दोस्तों, कोई भी आप डिसीजन बनाए, कोई भी बाइंग सेलिंग का डिसीजन बनाए, अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के बनाए। मेरी तरफ से किसी भी शेयर को बाय करने, सेल करने की डिसीजन नहीं है। फिर दोस्तों बात करें अपकमिंग आईपीओ की, तो अभी की कंडीशन देखते हुए कोई भी अपकमिंग आईपीओ की आने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। 18 फरवरी को लास्ट आईपीओ क्लोज हुआ था, क्वालिटी पावर का आईपीओ। उसके बाद किसी भी आईपीओ की अनाउंसमेंट होते हुए हमें देखने को नहीं मिली, क्योंकि मार्केट डाउन था। इसी डर के कारण हो सकता है आईपीओ को मंजूरी तो काफी आईपीओ को मिली हुई है, उसकी लिस्ट मैं आपको शाम को एक प्रोवाइड करवाऊंगा नए वीडियो के अंदर कि किन किन आईपीओ को मंजूरी मिली हुई है। तो आईपीओ को मंजूरी मिली है, पर वो रोक के बैठे हैं अभी तक। और मार्च हो गया है, मार्च स्टार्ट हो गया है, पर मार्च के अंदर अभी तक एक भी आईपीओ की अनाउंसमेंट होते हुए देखने को नहीं मिल रही है। अगर ऐसी कंडीशन रही तो मुझे लगता है मार्च के अंदर एक भी आईपीओ आने की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। आ जाए तो बढ़िया बात है, क्योंकि अभी 1-2 दिन से मार्केट संभला है, तो कोई हिम्मत कर ले कि देख लेते हैं एक बार मार्केट में, उतार देते हैं आईपीओ को। तो कोई ऐसी हिम्मत कर ले तो अच्छी बात है। बाकी अभी तक संभावनाएं नजर नहीं आ रही कि कोई अपकमिंग आईपीओ अभी मार्च के अंदर देखने को मिल जाए।
फिर एक बिगेस्ट जो अपकमिंग आईपीओज है जिनकी बहुत ज्यादा चर्चाएं हैं, रिलायंस जियो का आईपीओ, जियो टेलीकॉम, और दूसरा है रिलायंस रिटेल का आईपीओ। तो अभी तक इनके आईपीओ को लेकर पूर्णतया मतलब पक्की खबर नहीं आ रही है। तो उम्मीद है कि 2025 के अंदर रिलायंस जियो या रिलायंस रिटेल दोनों में से किसी एक आईपीओ की पूर्ण पक्की खबर हमें देखने को मिल सकती है। भाई 2025 के अंदर आईपीओ भले ही ना आए, बट इसकी जो मतलब न्यूज़ है वो मतलब हमें पक्की देखने को मिल सकती है। और ये अपडेट मुझे लगता है 2025 के आसपास मिल जाना चाहिए। और ये आईपीओ आएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो रिलायंस जियो टेलीकॉम है, रिलायंस रिटेल है। रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी है, अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी तो इससे बेनिफिट रिलायंस को ही होने वाला है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में होंगे तो क्या है कि लोगों को इन्वेस्ट करने में सहूलियत रहेगी। और सहूलियत रहेगी तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट आएगा तो शेयर प्राइस के अंदर भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। बाकी आएगा जो भी अपडेट मैं आपको जानकारी दे दूंगा। और शाम को एक आईपीओज वगैरह को लेकर भी मैं आपको एक नया वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर अभी कौन कौन से ऐसे आईपीओज है जिनके आने की संभावना है, अपकमिंग आईपीओज कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल, यूनिवेस्ट ऐप, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।